भरोसा टूटा, गुस्सा फूटा, हाथ छूटा, साथ छूटा। और इसीलिए सवाल यह है कि इतनी भगदड़ क्यों है भाई? कांग्रेस के लिए यह वक्त आत्मचिंतन का है, आत्ममंथन का है। खुद को खांटी कांग्रेसी कहने वाले भी अब हाथ जोड़कर हाथ से दूर हो रहे हैं। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी शायद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी पड़ताल करना बेहद जरूरी हो जाता है। विचारधाराओं के दंगल में कई बार राजनेता अपना मंगल ढूंढते ढूंढते दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कई बार महत्वाकांक्षाएं उनसे ऐसा करवा लेती हैं, पर जो टूट कर जाने वालों का तांता पतझड़ में टूटते पत्तों की तरह नजर आने लगे तो फिर सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता ही नहीं, विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। तो मैं अदिति नागर पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज देश की राजनीति के उस पहलू की पड़ताल करूंगी जिसमें विचारधारा और विचारधारा से जुड़ाव पीछे छूट गया है। राजनीति विज्ञान के छात्रों के बीच अक्सर एक चर्चा रहती है, देयर आर मेनी men of principle in political parties, but there is no party of principles। मतलब राजनीतिक दलों में कई सिद्धांत वाले नेता होते हैं, लेकिन किसी भी दल का कोई सिद्धांत नहीं होता। और भारत की राजनीति में ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है आज के हालात पर। लेकिन पार्टियों को चुनने का आधार क्या हमेशा विचारधारा ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने पूरा नजारा है। नेताओं के लिए आज की तारीख में राजनीतिक दल एक प्रोफेशनल कंपनीज की तरह है। उसके अलग अलग डायमेंशंस हैं और उसी के आधार पर नेता ये तय करते हैं कि वो किस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, विचारधारा से तय नहीं करते। पर सवाल यह है कि आखिर जिस पार्टी के नेता ने अब तक 9 बार देश में प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली हो, आजादी के 8 दशक में 6 दशक तक कांग्रेस का ही राज रहा हो, लेकिन आज आलम ऐसा है कि उस पार्टी के कई नेता कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ना चाहते हैं, पीछे हट गए। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बात भारतीय राजनीति के उस चैप्टर की जिसमें 138 साल पुरानी पार्टी, या कहें भारत की सबसे पुरानी पार्टी के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसी पार्टी जिसके सामने आजादी के बाद विपक्ष था ही नहीं। उस पार्टी के पास अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष का दर्जा ही नहीं है। लेकिन क्या ये सब एक दिन में हुआ? क्या कांग्रेस की स्थिति के पीछे कोई एक नेता या कोई एक नीति जिम्मेदार है? दरअसल हमारे जीवन में जो आज हो रहा है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्थिति में जो आज चल रहा है, वो हमने पास्ट में किया होता है, सोचा होता है। यानी हमारा आज भूतपूर्व का जिम्मेदार है। तो भूतपूर्व में जो नतीजे लिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके लिए आज जिम्मेदार है और आज कांग्रेस उससे जूझ रही है। अब देखिए, लोकतांत्रिक देश में कौन सा दल बड़ा है और कौन सा छोटा, ये चुनाव में उसकी जीत हार के आंकड़े से तय होता है। और जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन, उस मोटिवेशन के बाद का परसेप्शन। तो मोटिवेशन फिर चाहे वो चुनाव हो या स्कूल का इम्तिहान हो या फिर खेल का मैदान हो। और मौजूदा हालात देखें अगर, तो लगता है कि कांग्रेस में इसी मोटिवेशन की कमी है। कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। 2019 चुनाव के लिए जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई तो उसमें 15 नाम थे। 15 नाम में अमेठी से राहुल और रायबरेली से सोनिया गांधी का नाम था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार 11 लिस्ट जारी होने के बाद भी कांग्रेस की सबसे सेफ और ट्रेडिशनल यानी परंपरागत सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ही नहीं किया। सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजकर यह तो साफ हो गया था कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, स्वास्थ्य कारण, तमाम कारण। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पहला ही नाम वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा था। और इससे दोनों दलों में मनोबल की स्थिति का साफ अंतर पता चलता है। अमेठी और रायबरेली को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस का दिखा, उससे कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था। अब बात टिकट की।
टिकट की हुई तो यहां आपको एक और पहलू समझना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के टिकट के लिए कुछ कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब आपने बीच में देखा होगा कि चुनाव से पहले लगातार एक भगदड़ मची कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जाए, और लाजमी है कि कांग्रेसी ये कह रहे थे कि बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि बॉक्सर विजेंद्र या फिर गौरव वल्लभ, ये कौन सी टिकट के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि अधिकतर सीटों पे तो उम्मीदवारों का नाम अनाउंस हो चुका है। तो देखिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी में शामिल हो रही है। हमने देखा कि कैसे अजय निषाद जैसे बीजेपी के सांसद ने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन बात यहां संख्या की है। एक दो नेता अगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या, फेहरिस्त बहुत लंबी है। इसीलिए कांग्रेस पर चर्चा जरूरी है, इसके पीछे की पड़ताल भी जरूरी है। और जैसे कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, और उसमें विपक्ष की खुद की जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ और मजबूत बना रहे। कांग्रेस की आज जो स्थिति है उससे सिर्फ कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए उतना ही खतरनाक है। अब देखिए, राजनीतिक दलों का आधार है विचारधारा। उस विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं का होता है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करती है पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के सीनियर लीडरशिप। लेकिन कांग्रेस में इसी लीडरशिप की कमी दिखती है, और जो बचे कुछ नेता थे बड़े, वो किसी न किसी कारण से भाजपा के साथ चले गए। यहां मनोबल कार्यकर्ता का कम होता है, और जब कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं करता तो चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं होते, ना ही चुनाव पिकअप हो पाता है। अब कहने के को तो कांग्रेस में कई नेता हैं, हर राज्य में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हमेशा एक पैरेलल लीडरशिप भी खड़ी की गई, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान अधिक हुआ, क्योंकि एक लीडरशिप नहीं, ड्यूअल लीडरशिप खड़ी है हर राज्य में दो लीडरशिप खड़ी की गई, जिससे आलाकमान का बात बनी रहे, आलाकमान का बैलेंस बना रहे, आलाकमान का अस्तित्व जिंदा रहे। और उस ड्यूअल लीडरशिप के चलते चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां पर नुकसान हुआ, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी होता नजर आ रहा है। कांग्रेस में लीडरशिप कैसे काम करती है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल हम नहीं, दशकों तक पार्टी के साथ रहने वाले नेता ही खड़े कर देते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके लिए इंतजार किया गया 2.5 साल तक कि वो वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक समय ऐसा आया, क्योंकि आज जिस स्थिति में कांग्रेस है उसकी कोई ना कोई कारण रहा होगा। आज भले ही टिकट के लिए या तमाम मुद्दों के लिए कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थाम रहे, लेकिन हम बात पुरानी करेंगे, आज से 2 साल 3 साल पहले जब कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे थे, तब आलाकमान ने क्या स्टेप उठाया। 2.5 साल तक राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी स्टैंड स्टिल रही, कोई बड़े फैसले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इंतजार था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद को स्वीकारें और फिर पार्टी गति पकड़ेगी। और कहीं ना कहीं वही 2.5 साल आज एक एक करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं हर राज्य में। अब अध्यक्ष चाहे जो भी हो, हर फैसला आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मर्जी से होता है। आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन की जब टिकट वितरण, सीट शेयरिंग के लिए अनेकों कमेटियां बिठाई होंगी, लेकिन अंततः राहुल गांधी से पूछना था। और राहुल गांधी थे कहाँ? राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, जिसके चलते टिकट वितरण में देरी हुई, जिसके चलते उस बीच में पटना से शुरू हुई वो पूरी कवायद ने नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए। पर राहुल कहाँ थे? अपनी यात्रा में थे। ये बात अलग है कि आप अभी ये सवाल करेंगे कि राहुल यात्रा करते हैं तो भी प्रॉब्लम, नहीं करते तो भी प्रॉब्लम, लेकिन टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि कब आपको चुनाव प्रचार करना है, कब आपको पार्टी के साथ खड़े होना है, कब आपको फैसले लेने हैं। तो वो टाइमिंग में जो गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से आज कांग्रेस वहां खड़ी है जहां एक विपक्ष को खड़ा नहीं होना चाहिए। अब कार्यकर्ताओं से राहुल का डायरेक्ट कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की जो पहली यात्रा थी उसमें स्टैब्लिश भले ही हुआ, लेकिन उससे पहले कई सीनियर या कह दें कि कई युवा नेता
राहुल को छोड़ के केवल इसलिए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, सबका आरोप एक ही है कि हम राहुल से बात नहीं कर पाते। यहां तक कि महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो हाल ही में राजस्थान में विधायक हुए कांग्रेस के थे, उन्होंने छोड़ा और सांसद का चुनाव बीजेपी से लड़ रहे, उनका भी एक ही आरोप था, जबकि वो सदस्य थे सीडब्ल्यूसी के, पर आरोप था कि हम लीडरशिप से बात नहीं कर सकते। जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए कि मुझे राज्यसभा की टिकट चाहिए या मुझे एलओपी का नेता बनना है, तो उन्होंने साफ कहा कि आप राहुल जी से या केसी वेणुगोपाल जी से बात कीजिए। और जब ये सुना और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया। तो सवाल ये है कि आज भले ही कांग्रेस ये आरोप लगाए कि नेता टिकट के लिए जा रहे हैं, अपने भविष्य को से सुरक्षित करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ कब, और जब हुआ तो आपने क्या किया? क्योंकि कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही, देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अब कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, लेकिन अब पार्टी के नेताओं का ही कहना है कि कांग्रेस की सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप के नेता भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात नहीं कर पाते, दूर रहते हैं। संगठनात्मक स्तर पर भी एक भयंकर बिखराव है। कई अलग अलग पावर सेंटर्स हैं और वो पावर सेंटर्स के लोग एक दूसरे से लगे भिड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और उसकी वजह से कई बार हमारे जैसे जो लोग हैं, मैं अकेला नहीं, वैसे लाखों लोग हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जिनको कहीं ना कहीं वो जो अलग अलग पावर सेंटर जो टकराव है, उस टकराव में उनको दबाया जा रहा है, नुकसान। केवल चुनिंदा 4 या 5 लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, जो डायरेक्ट बात कर पाते हैं। उसके अलावा नेताओं को, और यहां तक कि कई बार सीडब्ल्यूसी में अशोक गहलोत से लेकर तमाम नेताओं ने इस बात के लिए कहा, सीपी जोशी, कि आप बात कीजिए राहुल जी, आप संपर्क में रहिए। और ये दौर रहा और उसी दौर का नतीजा है जिससे आज कांग्रेस गुजर रही है कि सब टिकट वितरण होने के बावजूद भी नेता छोड़ कर जा रहे हैं। जो पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। अब एक दौर था जब राहुल की युवा ब्रिगेड की चर्चाएं जोरों पर थी। कहा जाता था कि राहुल एंड टीम ही कांग्रेस का, ये पूरा देश का एक बड़ा दायरा जिसे बोलते हैं, पूरा देश को नेतृत्व देगा, राहुल की टीम थी। और इस टीम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, नवीन जिंदल, सचिन पायलट हुआ करते थे। और ये सारे वो नाम हैं जो किसी न किसी परेशानी के चलते सुर्खियों में रहे हैं कांग्रेस के आलाकमान के साथ। लेकिन राहुल के 4 युवा तुर्क में से 3 चेहरे अब बीजेपी के साथ हैं। और जब ये गए तब राहुल ने ये कहा, या राहुल से जुड़े सूत्र यही बताते हैं कि राहुल ने कहा जिसको जाना है वो जाए। विचारधारा की बात की, डर की बात करी। लेकिन अगर कोई आपकी पार्टी छोड़कर जाना चाहता है 1, 2, 3, 4, तो आपने रोककर ये सवाल भी नहीं किया कि वजह क्या है। साथ ही कांग्रेस के नेता एक और आरोप लगाते हैं। आरोप लगता है कि ईडी से डर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं, या कहें कि बीजेपी के साथ जाते हैं। इस आरोप को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा और अशोक चौहान जैसे नेताओं का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये नेता अपने आरोप को धोने के लिए जाते हैं। लेकिन हाल में कांग्रेस छोड़ने वाले इन 5 नेताओं को देखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन, कोई आरोप नहीं। संजय निरुपम, कोई आरोप नहीं। रोहन गुप्ता, कोई आरोप नहीं। ये रोहन गुप्ता वो हैं जो बेहद करीबी माने जाते थे आला कमान के। और अगर बात करें पुराने ज़माने की, तो सोनिया गांधी के क्लोजेस्ट सर्कल में इनको माना जाता था। गौरव वल्लभ राष्ट्र प्रवक्ता थे और राजस्थान में इनको टिकट भी दी गई। उसके लिए सीईसी में गहमा गहमी हुई। राजस्थान के तब के अध्यक्ष, स्पीकर, उन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी कि गौरव वल्लभ को टिकट दी जानी चाहिए। और आज वो दामन छोड़ के चले गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 5 वो लोग हैं जिन पर कोई आरोप नहीं है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कोई आरोप नहीं। इस ट्रेंड से साफ हो जाता है कि बात केवल करप्शन के आरोपों और जांच एजेंसियों के डर की नहीं है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। बीजेपी पर आरोप लगाती है, वो एक अलग मुद्दा है, राजनीति का हिस्सा है। लेकिन हमारे सारे नेता एक के बाद एक जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो बैठकर सोचने का या तो समय नहीं है या चिंतन का मूड नहीं है। अब चलिए एक और बार आपको अगर मान भी लिया जाए कि कांग्रेस के कई नेता अपना दाग धोने के लिए गए हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया और हम मानते हैं कि दाग धोने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ है,
तो यहां कांग्रेस से तो उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर आपने अपने कुनबे में ऐसे कितने लोगों को शामिल कर रखा है जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं। साथ ही यह भी सवाल है कि आखिर कांग्रेस के राज में क्या इतने करप्शन हुए। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के पास वजह एक नहीं है। जो भी नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहा है, पार्टी नेतृत्व और आला कमान पर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। कांग्रेस को कभी ब्राह्मण बनिए की पार्टी कहा जाता था, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड हिंदुत्व को लेकर बदला है, उसे लेकर भी पार्टी छोड़ने के बाद नेताओं का दर्द सामने आ रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी खेमे में कई विवादित बयान हैं। कभी भगवा आतंक जैसे टर्म देने वाली पार्टी धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ी। राहुल गांधी की जनेऊ और मंदिर घूमने वाली तस्वीरों को लेकर कांग्रेस ने खूब सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, और ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर का ताला खुलवाने का क्रेडिट तो लेना चाहती है, लेकिन जब बात उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की आती है तो बीजेपी का विरोध करते करते मंदिर का ही विरोध करने लग जाती है। गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन करते वक्त इस मुद्दे को रखा। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। अब यहां कांग्रेस को हिंदुत्व को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कांग्रेस को समझना होगा कि कोई भी आम हिंदुस्तानी या तो हिंदू है या तो नहीं है। जिसके देश के मुसलमानों ने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया, अलग अलग तरीके से उसमें शामिल हुए, हिंदुओं के साथ मिलकर पूरे देश में भाईचारे के साथ जश्न मनाया, उस देश की सबसे बड़ी पार्टी जब राम मंदिर का विरोध करे तो सवाल खड़े होने लाजमी है। ये वही कांग्रेस है जिस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगता आया है, और धीरे धीरे क्या हुआ, मुसलमान वोटर कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों में विकल्प तलाशने लगे, और हिंदू वोटर तो पहले भी बीजेपी के पास था, और अब वो कुनबा और मजबूत हो गया। जैसे केरला का जिक्र करें, वहां पर अगर 48% मुसलमान हैं तो 38% हिंदू हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अगर केरला या खास तौर पे वायनाड की बात करें तो अपना विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि जितनी आबादी में मुसलमान हैं, अगर वायनाड का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर 45% मुसलमान हैं, 38% हिंदू हैं, 11% क्रिश्चियंस हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपना विकल्प वहाँ खोज रही है, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व वाली स्ट्रैटेजी से नॉर्थ को साउथ से जोड़ लिया है। अब ऐसे में पहले के दौर में लोग पार्ट टाइम लीडर हुआ करते थे, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील और व्यापारी प्रोफेशनल्स पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते थे। हर पार्टी में प्रोफेशनल्स का एक अलग सेल हुआ करता था। कई पार्टी में आज भी ऐसा होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज की तारीख में पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन हो गया है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों में हर स्तर पर लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि अब नेता उस दल को अधिक प्रायोरिटी देते हैं जहां उनको अपना भविष्य सिक्योर दिखाई देता है। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। स्वाभाविक है उस दल में विधायक, सांसद, मंत्री जैसे अधिक पद होंगे। पद अधिक होंगे तो अवसर भी अधिक होंगे। और इसके अलावा सियासी गलियारों में एक और टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो बीजेपी अपने नेताओं को निगम, कमीशन और बोर्ड में आसानी से एडजस्ट कर लेती है। और यही वजह है ग्राउंड से टॉप तक हर लेवल पर नेता तेजी से उस दल का रुख कर रहे हैं जो सत्ता के अधिक करीब है, जिसका भविष्य ज्यादा उज्जवल दिख रहा है। इसीलिए कांग्रेस को अपनी ताकत रिटेन करने के लिए अब नए सिरे से सोचना चाहिए, और सब कुछ सोचने से पहले ये देखना चाहिए कि आला कमान को अपने वर्कर्स, अपने सेकेंड लाइन लीडरशिप के साथ वार्तालाप, बातचीत, बैठकें, मीटिंग्स बढ़ानी होंगी। पर्सनल टच देना होगा अगर चाहते हैं कि कांग्रेस का कुनबा इसी स्तर के साथ, इसी तेजी से खत्म ना हो।
लेकिन ये काम करेगा कौन और कैसे होगा? अगर आप गहराई से कांग्रेस की साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 3 चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। पहला, चमत्कार, दूसरा, गलतफहमी और तीसरा, परेशानी क्या है। अब एक एक करके इन तीनों के पहलुओं को समझते हैं। चमत्कार, सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है कि जिसको जाना है जाए, सब ठीक हो जाएगा एक दिन? क्या कांग्रेस को लगता है कि किसी चुनाव में अचानक से वोटर बदलेंगे और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर लेगी? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन क्या उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं? लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जनता तक जाना पड़ता है और जनता तक आप अकेले नहीं जा सकते। 4 लोग, आपकी पूरी टीम जाती है, आपके वर्कर्स जाते हैं और वो तो मायूस हैं, वो तो छिटक रहे हैं। तो इसलिए किसी चमत्कार का इंतजार ना करें और अपनी टीम को एक बार फिर मनोबल दें, खड़ा करें। लोकतंत्र एक प्रोसेस है, इसमें लोगों का दिल जीतने के वक्त उसको लग जाता है वक्त। अपनी विचारधारा को वापस आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लोगों की जरूरत है, जिसका इंपैक्ट पहले चुनाव और फिर चुनावी नतीजों में दिखता है। अब दूसरा मुद्दा, गलतफहमी। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानो बिल्कुल बेफिक्र है। पार्टी आलाकमान की तरफ से ना किसी नेता को मनाने की कोशिश की जाती है, सचिन पायलट को छोड़ दें तो, और ना रोकने की। पार्टी को जब लगता है कि नेताओं के आलाकमान से नाराजगी है, तो पार्टी नाराजगी दूर करने की बजाय नेताओं को निष्कासित कर देती है। एक बार भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको मनाने, रोकने या पार्टी में वापसी करने की कवायद नहीं होती। और ये बात कई बार जब बहुत सारे नेता छोड़कर जा रहे थे तो राहुल के इर्द गिर्द के लोगों से निकल कर आई है कि जो डरते हैं, जो डर रहे हैं वो जाएं, या जो जाना चाहता है जाए। रोका नहीं गया। यहां तक कि अशोक चौहान से संबंधित जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि एक फोन भी नहीं आया। उसके अलावा अगर राजस्थान में जिस तरीके से सीनियर जो नेता रहे हैं, कटारिया, लालचंद कटारिया, उनको भी फोन नहीं आया। ऐसे तमाम फहरिस्त है और फिर वो निराश हो जाते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है कांग्रेस को ये भ्रम हो या गलतफहमी हो कि किसी एक कॉकस से पूरी पार्टी का भविष्य तय हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी दल के लिए नेताओं से ज्यादा जरूरी होता है उसका काडर और उसके कार्यकर्ता, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। और इसके बाद तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को अपनी मुसीबत का या दिक्कत का पता है भी? मतलब कि जिन मुद्दों पर मैंने आपसे अभी बात की, जो मुद्दे कांग्रेस छोड़ने के जाने वाले नेताओं को लग रहे हैं, उन्होंने सामने रखे हैं, क्या कांग्रेस के कॉकस को या टॉप लीडरशिप को उसका पता भी है? या राहुल गांधी के आसपास रहने वाले लोग इस बात से वाकिफ भी हैं कांग्रेस में हो रही टूट की असली वजह क्या है? अगर है तो जरूरत है कांग्रेस को एक नए बदलाव की, आत्मचिंतन करने की, विचार विमर्श करने की, आपस में बैठने की। अपने गठबंधन के दलों के साथ बाद में, जनता के साथ बाद में, जरूरत है कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे के मन में चल रहे तनाव को, परेशानियों को समझें। और ये राहुल गांधी को करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब तक उन 4 लोगों से घिरे रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, चमत्कार का इंतजार करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी और कमजोर होती चली जाएगी। और ये बदलाव लीडरशिप से लेकर नीचे तक के लेवल में करना होगा, ताकि कांग्रेस देश को एक मजबूत विपक्ष दे सके। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बेहद जरूरी है।